चलिए, संविधान के विकास और इतिहास की इस यात्रा में हम एक कदम आज और आगे बढ़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया के कंसेप्ट्स में हमने आपको कल बहुत सी चीज़ें समझाई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि जिस वक़्त भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीति की स्थापना की जा रही थी, एक व्यवस्था दी जा रही थी भारत को, उस समय बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश पीरियड से ही कंटिन्यूटी में आगे बढ़ी। अब कॉलोनियल फेज़ की वो चीज़ें हमने कंटिन्यूटी में आगे बढ़ा तो ली, कंसेंसस हुआ उन पर, डिबेट हुई, और उस समय की जो इंडिया की रियल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें ढाल भी दिया, परिवर्तित भी कर दिया और ज़मीनी स्तर पर लागू किया। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शंस रहेंगे। देश मानो जैसे जूझ रहा था कई चीज़ों से, स्वयं का ही आकलन कर रहा था, सेल्फ एवेल्युएशन का एक फेज़ चल रहा था। सोसाइटी क्रिटिकली एनालाइज कर रही थी उन सिस्टम्स को, उन गवर्नमेंट को, उनकी फंक्शनिंग को, और सोसाइटी का भी एक क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा था, जहां एक तरफ पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेरिश किया गया, सभी ने अपनाया, पूरे भारत भर में उसका स्वागत किया गया। इसे एक पॉपुलर डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल माना गया कि हाँ, ये महत्वपूर्ण है सही मायने में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए और ग्रास रूट तक लोकतंत्र को ले जाने के लिए। और चुनाव के माध्यम से पूरे भारत भर में इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जिसे कि हम पार्लियामेंट कहते हैं या विधानसभाएं कहते हैं राज्यों की, इसे सबने स्वीकृति दी। जहां एक तरफ इलेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लोकतंत्र के अंग के तौर पर पूरा भारत स्वीकृति दे रहा था, राजनीतिक पार्टियां भी स्वीकृति दे रही थी, कांग्रेस इसके पुरजोर समर्थन में थी, उसे स्वीकृति भी दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी और चीज़ें हैं जो लोकतंत्र से सरोकार रखती थी, लोकतंत्र उनसे परिभाषित होता था, वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस नज़र आएंगी। यही कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ हम लोकतंत्र को चेरिश करने वाली चीज़ें जैसे कि चुनाव, जैसे कि पार्लियामेंट्री पद्धति, इसका स्वागत कर रहे थे और इसे सभी मानते भी थे, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट की प्रोटेक्शन, कंट्री की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, सॉवरेनिटी, ये इतनी महत्वपूर्ण हुई उस वक़्त कि सरकारों के पास शक्तियाँ काफ़ी थी। डिस्क्रिशनरी पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करता है। इसी के माध्यम से आप अक्सर देखेंगे कि सरकारें इनका इस्तेमाल करती आई और जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950s के दशक में लाया गया और उसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशंस की गई, लोगों को बिना ट्रायल्स के अरेस्ट किया गया इस आधार पे कि भाई ये किसी न किसी तरह की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो जो एक तरह का कंसेंट है उसे तो सेलिब्रेट कर रही है डेमोक्रेसी। जो लोग चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जो उस समय की पार्टीज़ के मैनिफेस्टो को फॉलो कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, जो लोग पार्लियामेंट्री पद्धति को मान रहे हैं, इसका तो स्वागत है, ये तो बहुत अच्छा है। माने जो असेंट है इसका स्वागत है, जो स्वीकृति है उसका स्वागत है। अगर आप स्वीकृति दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो डिसेंट है, मास सपोर्ट आपको चाहिए था, लेकिन अगर मास के लेवल पर कोई डिसेंट है तो उसका उस समय में वेलकम नहीं था। और ये हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जैसे कानूनों के तहत पता लगता भी है। और आपने देखा होगा कि यही वो समय था जब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी लगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ऐसे में आप जो डिसेंट है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक एक्टिविटी करती हुई चीज़ें हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशंस करना, प्रोटेस्ट करना, तो उस समय में डेमोन्स्ट्रेशंस, ओपन प्रोटेस्ट, इन्हें ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया। इन्हें स्टेट पर, कंट्री की सॉवरेनिटी पर, कंट्री की नेशनल इंटीग्रिटी पर एक अटैक माना गया। ये माना गया कि लेफ्टिस्ट पार्टीज़ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में इस तरह से कंट्री की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर देना चाहती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डीरेल कर देना चाहती हैं, कोलैप्स करा देना चाहती हैं। और इन लेफ्टिस्ट पार्टीज़ पे ही, सबसे इम्पोर्टेंट CPI कम्युनिस्ट पार्टी पे ही सबसे बड़ी गाज गिरी है उस समय में इन कानूनों की, जो कानून इस तरह के डेमोक्रेटिक या फिर किसी भी तरह से किए गए जो उस समय के प्रोटेस्ट थे, डेमोन्स्ट्रेशंस थे, इसको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो एक तरफ हम चुनाव का उत्सव मनाते हैं, एक तरफ हम लोकतांत्रिक पद्धति को इस रूप में देखते हैं कि भाई एक
संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन दूसरी ही तरफ इस तरह के ही डेमोक्रेटिक कंसेप्ट्स यानी कि प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये उस लेवल पर नहीं स्वीकार किया जा रहा है, इसको स्वीकृति नहीं दी जा रही है। तो ये कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि भाई असेंट जो भर रहा है आपकी नीतियों में उसको तो आपने समर्थन दिया, स्वागत किया, लेकिन जो डिसेंट थे उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया। एक तरह के ये कॉन्ट्रडिक्शंस हमें नज़र आते हैं और ये कॉन्ट्रडिक्शन हमने वहाँ भी देखा था कि एक तरफ सेकुलरिज्म के कंसेप्ट के ऊपर कंसेंसस रीच हुआ, लेकिन सेकुलरिज्म में भी हमने देखा कि इंडियन सेकुलरिज्म इज़ वेरी यूनिक, इसमें इंटरवेंशन भी है गवर्नमेंट का और नॉन इंटरफेरेंस भी है। हमने कल आपको अच्छे से ये मैकेनिकली समझाया था सारा। इसी कंसेप्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण जो उस समय में देश के सामने मैंने आपको कल बताया वह यह था कि किस तरह से चुनाव आयोजित कराए जाएँ। चुनाव के लिए प्रक्रिया बहुत बड़े तौर पर आयोजित भी की गई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि कांग्रेस की पोजीशन इस समय बहुत स्ट्रांग थी इलेक्शंस को लेकर के। अगर हम पॉलिटिकल फील्ड की बात करें तो कांग्रेस के पास अपरेटस अच्छा था, मैंने आपको बताया पूरा का पूरा गवर्नमेंट का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था कांग्रेस पार्टी का, सेंटर से लेकर के प्रोविंसेस से लेकर लोकल लेवल तक डिसिप्लिन था, उन्हें लंबा अभ्यास था और उन्हें कैंपेन्स, इलेक्शनरिंग, इन सारी चीज़ों की नॉलेज थी, ये सब था। रिसोर्सेज थे और कद भी था। जवाहरलाल नेहरू एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो ये कद भी था, लोग जानते भी थे, पुराने चुनाव के अनुभव भी थे और 1937 में प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स रन भी की थी कांग्रेस ने। तो उस समय में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगभग 2-2.5 साल तक वो सरकारें जो चलाई गई थी उसमें प्रदर्शन अच्छा था, लोग उनके प्रति आशावान थे, वो देख रहे थे कि हाँ कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकती है। और कांग्रेस के द्वारा स्वयं को परोसा भी इसी तरह से गया, स्वयं का प्रचार भी इसी तरह से किया गया, इतिहास को बहुत बड़ा आधार बनाया गया और यह कहा गया कि भाई कांग्रेस है जिसने आज़ादी दिलाई है। तो ये कांग्रेस के द्वारा एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसके तहत हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ किया गया। और मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने इस इलेक्शन की 2 ही थीम्स रखी थी, एक हिस्ट्री एंड स्टेबिलिटी। तो हिस्ट्री को उन्होंने रखा कि देखिए इतिहास में जहाँ की पता लगेगा आपको कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसने काम किया है और जिसने स्वतंत्रता दिलाई है। स्टेबिलिटी भी वही दे सकता है, कंट्री को इस समय स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह का एक कंसेप्ट उस समय में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है, प्रश्न ये है कि भाई दूसरी पार्टियां क्या कर रही थी, क्या ये एक वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था या इसके ऑपोजिशन में भी कुछ था। जहां एक तरफ कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस के पास फंड्स थे, रिसोर्सेज थे, कांग्रेस का पूरा एक कैडर था जो उसके लिए वर्क कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लाभ इस बात का भी मिला कि ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव नहीं थी, ऑपोजिशन यूनिफाइड नहीं थी, उनमें एकता नहीं थी, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्लियर नहीं थी, वो वेग सेंस में बिहेव कर रहे थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास ऑपरेटर्स नहीं है, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है कांग्रेस जैसा। दूसरी तरफ उनमें एकता भी नहीं है, उनके पास कांग्रेस को अपोज करने का कोई वायबल प्रोग्राम नहीं है, एजेंडा नहीं है, जनता को देने के लिए कोई वायदे नहीं है उस स्तर पर जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत लगे सुनने में। यह समस्या थी ऑपोजिशन की। तो इसका भी बल उस समय में कांग्रेस को ही मिला, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अगर हम यहाँ पर पार्टीज़ की बात करें तो एक लाइन तो वो चलती थी जो राइट लाइन है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बिल्कुल राइट है। द कंजर्वेटिव ग्रुप, द हिंदू ग्रुप्स, द प्यूरिटन ग्रुप्स, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदू महासभा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आता है कि हिंदू महासभा 1951 अक्टूबर से शुरू होकर के 1952 फरवरी तक चलने वाले इन 5 महीनों के दौरान जो भारत के पहले आम चुनाव हुए हैं, इसमें कोई टक्कर दे ही नहीं पाई कांग्रेस को। उसके कुछ कारण थे। हिंदू महासभा, आपको याद होगा 28 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और नाथूराम गॉडसे जब उन्होंने हत्या की उससे पहले ऐसा माना जाता है कि उनके संबंध हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ थे। इसके तहत एक तो जनता का बहुत बड़ा दबाव था, पूरा आक्रोश था। तो जनता के उस दबाव की वजह से सरकारों ने कई कदम उठाए और सरकार के कदम के तहत, सरकार तो चल ही रही थी ना आज़ादी के बाद, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट तो चल ही रही थी। जो अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट आगे चलती रही है जब तक कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रॉपर फर्स्ट गवर्नमेंट हमें नहीं मिली है, तब तक वो अंतरिम गवर्नमेंट चलती रही है और जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के। तो ऐसे में सरकार के तहत निर्णय ये लिया गया कि भाई जो हिंदू महासभा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इन्हें बैन किया गया, इनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो एक तरफ से ये इस तरह से कमज़ोर हैं और दूसरी तरफ जनता भी इनके विरोध में थी। देखिए, महात्मा गांधी एक बड़ी छवि थे, एक बड़ा कद थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका एक मुख्य योगदान भी है और वो स्वतंत्रता संग्राम का आधार भी थे। कांग्रेस की नीतियाँ हों, चाहे कांग्रेस के विरोधी हों, चाहे सोशलिस्ट हों, कम्युनिस्ट हों,
ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी पक्ष को छुआ नहीं था, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जो गांधी जी से अछूता था। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बहुत बड़ा था, भारतीय जनमानस में उनकी पकड़ बहुत थी, और 1947-48 में वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति ना करके पॉलिटिक्स से साइड हो करके उस समय में भड़क रहे धार्मिक और सांप्रदायिक दंगों को सुलझाने का काम किया। उन्होंने नाव खोली, बंगाल से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से पंजाब तक यात्राएं की और इन चीज़ों को सेटल करने का काम किया। इसके तहत एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट उस समय गांधी जी के साथ कनेक्टेड था, जो लंबे समय से कनेक्टेड तो था ही, लेकिन उस समय में हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से गांधी जी एकता के मसीहे के तौर पर देखे जाते थे पैन इंडियन कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो हर धर्म के भीतर उनकी एक स्वीकृति बहुत मजबूत थी। उस समय के लिए हो सकता है कि कम्युनलिस्ट ग्रुप थोड़ी समय के लिए मजबूत हुए हों, मुस्लिम कम्युनलिस्ट ग्रुप ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा हो, हिंदू कम्युनिस्ट ग्रुप ने हिंदुओं को शायद अपने साथ जोड़ लिया हो मुसलमानों की खिलाफत करके, मुसलमानों ने हिंदुओं की खिलाफत करके, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन सही मायने में सभी के हृदय में गांधी जी के लिए एक सम्मान था। और जब ये एक्ट हुआ है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आउटबस्ट आया कंट्री के लेवल पर, और उस आउटबस्ट का भी एक नतीजा यही आया कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रिवाइव नहीं कर पाए। 1948 की इस घटना के बाद 1951 के चुनाव तक वो अपनी छवि को पुनः प्राप्त नहीं कर पाए, जनता के बीच में उनके लिए समर्थन खड़ा नहीं हो पाया, ये एक कमज़ोरी रही। तो इस वजह से भी एक तो उनके ऊपर एक अटैक है एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट द्वारा, तो उनका जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल बॉडी, उनका अपरेटस है, वो उस समय क्रिपल्ड है। और दूसरी तरफ जनता का समर्थन भी नहीं है, जनता में जो आक्रोश है, उनका जो विरोध है इनके इस एक्ट को लेकर के, यह भी मुखर था उस समय तक, तो उभर नहीं पाई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन्हीं से संबंधित उस समय के बहुत ही कद्दावर और बड़े नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एसपी मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं ये भी राजनीति में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा खुद को अलग कर दिया जाता है और अक्टूबर 1951 में दिल्ली में ही वो घोषणा करते हैं कि भारतीय जनसंघ बनेगी। अब याद रखिएगा, ये भारतीय जनसंघ ही है जो फिर जनसंघ होगी और फिर आगे जाकर के ये बीजेपी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी। और आप जानते हैं इस समय आपके देश में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की अगर उनके अलायंस को जोड़ ले तो एनडीए की, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है इस समय में। अब ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक वायबल अल्टरनेटिव देना चाहते थे कांग्रेस के अगेंस्ट। देखिए, कांग्रेस पर ही आरोप थे बहुत से। सबसे प्रबल आरोप ये था कि कांग्रेस एरोगेंट हो चुकी है 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद से। उनके जो मेन लीडर्स हैं वो सभी के सभी अथॉरिटेटिव हो चुके हैं, बहुत ही एरोगेंट हो चुके हैं। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से भटक रही है, इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे निरंतर, और वो इन्हीं तरह के नेता लगा रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस के अपोजिट में एक वायबल अल्टरनेटिव देना ज़रूरी था देश की जनता को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये मानते थे कि भाई हमें एक ऐसा वायबल अल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहिए जो सही मायने में ब्रॉड बेस्ड हो, जो कम्युनलिस्ट लाइन पर वर्क ना करे, जिसकी फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक हो और जो पैन रिलीजियस हो, यानी कि वो सभी धर्मों तक जाता हो, पैन इंडियन एक बॉडी के तौर पर हम खड़े हों, सेकुलर इश्यूज़ के ऊपर बात करें, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करें। तो ऐसे में अपना जन आधार बढ़ाने के लिए उन्होंने अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ, नाम से पता लगता है भारतीय जनसंघ, लोगों के द्वारा मिला हुआ संघ का मतलब यहाँ पर यही होता है। जब संघ की बात करते हैं तो मतलब यहाँ पर फेडरेशन हो जाता है। संघ मतलब कि जो लोकतांत्रिक है, काफ़ी हद तक सभी को बहुत आज़ादियाँ उसमें प्राप्त हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका कैरेक्टर अथॉरिटेटिव नहीं है। तो भारतीय जनसंघ उनके द्वारा उस समय स्थापित किया गया क्योंकि वो एक ब्रॉड बेस्ड अल्टरनेटिव देना चाहते थे अधिकतर लोगों को अपने साथ जोड़ करके। लेकिन अब मुद्दा कहाँ रह गया? देखिए, आप कांग्रेस के साथ आपका मुकाबला है। 1885 की बनी हुई एक बॉडी है और आज 1951-52 के चुनाव हैं। इतने लंबे समय से बनी बॉडी, उसका इतना लंबा एक्सपीरियंस, अनुभव, उसका इतना बड़ा कैडर, लोगों में स्वीकृति, फिर पैन इंडियन बॉडी है, हर क्षेत्र में उनकी अपनी रीजनल ऑफिसेज़ हैं, उनके लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल कैडर हैं। ये सारी चीज़ें थी। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है जब हम इस तरह के लोकतांत्रिक चुनाव में जनता के बीच जाते हैं जिसमें वोटर डिसाइड करने वाला है कि भाई कौन जीतेगा, तो आपको वोटर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वो भी उस दौर में जिस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बड़ा नहीं था, सोशल मीडिया का तो नामो निशान ही नहीं था जो आज की डेट में जिसके माध्यम से आप फिर भी पहुंच सकते हैं। प्रिंट मीडिया बहुत प्रबल था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि लंबे समय से स्वतंत्रता संग्राम में जो शुरुआती एलीट मिडिल क्लासेस थे, जिन्हें हम एजुकेटेड मिडिल क्लासेस कहते हैं, वो एक तरह से न्यूज़ मीडिया हाउसेस भी उन्हीं के हुआ करते थे। शुरुआती दौर में उनका मीडिया हाउस ऑन करने का पर्पज़ ये नहीं होता था कि वो उससे कमाई करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम होते थे, व्यूवरशिप बहुत ही कम होती थी, अखबार छापना इनफैक्ट महंगा पड़ता था, तो वही कर पाते थे जिनके पास कुछ पैसा था।
शुरुआती तौर में अखबार छापने का उद्देश्य ये होता था कि कैसे लोगों के बीच में जन जागृति की जाए, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट कैसे किया जाए, अवेकेंड कैसे किया जाए, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म कैसे किया जाए, और कैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूटिलाइज़ करते हुए गवर्नमेंट के सामने एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मीडिया हाउसेज और कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा अंतर था नहीं उस समय में, और नेहरू एक बड़ा कद भी रखते थे। तो नेहरू की स्पीचेस, नेहरू की जर्नी, नेहरू की कमेंट्रीज़ उस समय में हर न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइंस बनती थी, फ्रंट पेज पर छपती थी। तो मीडिया कवरेज बहुत ज़बरदस्त मिला कांग्रेस को। लेकिन इस तरह की नई पार्टियाँ जैसे कि भारतीय जनसंघ न संगठन है उनके पास उस लेवल पर, ना ही क्लियर कट आइडियोलॉजी और प्रोग्राम वो प्रेजेंट कर पाएँ, उसका भी कारण मैं बता दूंगा। तो उनको अपने लिए जनता तक पहुंचना ज़रूरी था, और जनता तक पहुंचने के लिए उस समय मैन टू मैन नेटवर्किंग बहुत महत्वपूर्ण रहती थी। और मैन टू मैन नेटवर्किंग के मामले में आरएसएस काफ़ी आगे खड़ा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफ़ी आगे खड़ा था। लंबे समय से 1925 से वो भी काम कर रहा था, और अच्छा खासा आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने लिए एक वॉलेंटियर्स का खड़ा कर लिया था। तो ऐसे में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा खड़ी की गई भारतीय जनसंघ है, और आज दिन तक जो बीजेपी है, उसे अपने फील्ड कैडर के लिए, अपने वर्कर के लिए बड़े स्तर पर आरएसएस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यहीं से आरएसएस को एक शक्ति मिलती है। आरएसएस एक आइडियोलॉजी है, आरएसएस एक कैडर है, एक बॉडी है जो सही मायने में बहुत से नेता भी देता है बीजेपी के, तो वो उन्हीं आइडियोलॉजी से प्रभावित रहते हैं। तो बीजेपी आइडियोलॉजिकली भी आरएसएस से काफ़ी हद तक प्रभावित है, लेकिन इसको यदि छोड़ भी दें तो भी बीजेपी बड़े हद तक इलेक्शनरिंग के मामले में, सोशल इंजीनियरिंग के मामले में, और पॉलिटिकल फंक्शनिंग स्ट्रक्चर अपरेटस के मामले में भी काफ़ी हद तक निर्भर है आरएसएस के ऊपर। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र में जनता के बीच जाना है, अपनी नीतियाँ उन तक पहुँचानी है, अपने प्रोग्राम्स उन तक पहुँचाने हैं, और उनसे भी ये समझना जानना है कि आपको उनके लिए कौन सी नीतियाँ बनानी है। ऐसे में आरएसएस एक बड़ा रोल प्ले करती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस समय में भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है भारतीय जनसंघ, उसे आरएसएस पर निर्भर करना पड़ा कैडर के लिए। ऐसे में वो हिंदू महासभा से, आरएसएस से बहुत अलग कोई आइडियोलॉजी या कोई प्रोग्राम नहीं प्रेजेंट कर पाए, और एक तरह से वो उसी छवि में ढल करके रह गए जो छवि हिंदू महासभा और आरएसएस की बनी हुई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट इन्होंने अपने लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर ली। प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये क्रिएट हो चुकी है कि इनमें आपस में कंटेस्ट है, और इन सब का कांग्रेस से भी कंटेस्ट है। तो आरएसएस, हिंदू महासभा, यहाँ पर अगर हम देखें हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ, एक दो पार्टीज़ और थी, इनके बीच में अब आपस में भी एक कंटेस्ट है, जिसकी वजह से वोट डिवाइड हो जाएगा। और सेकंड, इनको कांग्रेस से भी एक तरह का कंटेस्ट करना है। तो ये ऑल इन ऑल सीन में कहीं भी नहीं थे, ये वीक पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक वाइबल अल्टरनेटिव नहीं दे पाए, एक ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट नहीं डेवलप कर पाए, क्योंकि वो उस छवि से बच नहीं पाए जो छवि जुड़ी हुई थी उस समय हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियाँ थी। अगर आप देश के बीच में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें केवल भाषण ही काम नहीं करते हैं, आपको जनता के साथ जुड़ना होता है। जुड़ने के लिए काडर चाहिए, और काडर उस समय आरएसएस के पास था, और आरएसएस से जनता नदारद थी, उस समय में नाराज़ थी हिंदू महासभा से। उसके पीछे गांधी जी की हत्या का एक बहुत बड़ा आधार था, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और फिर कुछ क्रिटिक्स ये कहते कांग्रेस के प्रोपेगेंडा भी थे उनके खिलाफ, अखबारों के माध्यम से इल पब्लिसिटी भी काफ़ी हद तक करवाई गई। ये सब चीज़ें भी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती हैं। अब आता है कि इनके अलावा कौन है। कांग्रेस को उस समय में सही मायने में जो अपोजिशन आई है, जो अपोजिशन मिली है, वो कांग्रेस के भीतर से मिली है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप कांग्रेस के बाहर से उस लेवल पर अपोजिशन नहीं मिल पाई जितनी कांग्रेस के भीतर से मिली है। और कांग्रेस के भीतर से ही अपोजिशन देने वाले वो लोग हैं जो कांग्रेस की कार्यपद्धति से खुश नहीं थे काफ़ी लंबे समय से ही। जैसे 1934 से ही सोशलिस्ट विंग कांग्रेस के भीतर काम कर रहा था, जिसे हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तौर पर भी जानते हैं, जो काफ़ी प्रबल हो गई थी जब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बहुत एक्टिवेट हो चुके थे। इनके साथ जुड़े हुए बहुत से शख्सियतें हैं, जैसे आचार्य नरेंद्र देव हैं, अच्युत पटवर्धन हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं। ये सभी शख्सियतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से जयप्रकाश नारायण जो हैं, उन्होंने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई यहाँ पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नासिक में ही 1948 में ही, मार्च के महीने में ही, जो कांग्रेस का सोशलिस्ट विंग है वह कांग्रेस से अलग हो चुका था। तो एक तरह से कांग्रेस को अपने से ही अलग हुए, अपने से ही स्प्लिट हुए उस सोशलिस्ट विंग से एक चैलेंज था, और वो सोशलिस्ट विंग कांग्रेस से नदारद था। कांग्रेस की जो फॉर्मेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको उससे दिक्कत थी। वो ये मानते थे कि कांग्रेस में एलिटिस्ट एलिमेंट ज़्यादा प्रभावी हैं, ज़मींदार सिस्टम ज़्यादा प्रभावी हैं, लैंडलॉर्ड्स का वर्चस्व ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस, कमर्शियल सेगमेंट्स का वर्चस्व
काफ़ी अत्यधिक है यहाँ पर, जबकि सही मायने में वर्कर के हित में बात होनी चाहिए, पीजेंट के हित में बात होनी चाहिए। तो पीजेंट की और लेबरर की, वर्कर की बात हमें करनी है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे में इस कांग्रेस के इस रूप से यह लोग कांग्रेस की इन नीतियों से और उस कांग्रेस के अंदर के जो राइट विंग है उसके डोमिनेंस से ये काफ़ी हद तक नदारत थे, तो इन्होंने कांग्रेस को लीव किया। इसके अलावा आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी भी एक बड़ी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। वो लंबे समय से कांग्रेस को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये मान रहे थे कि कांग्रेस के भीतर बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, और उसमें मैंने आपको यही बताया कि जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी कांग्रेस की, धीरे धीरे वो अथॉरिटेटिव एक्ट में बदलती चली जा रही थी, ऐसा आचार्य जे.बी. कृपलानी को लगता था। आचार्य जे.बी. कृपलानी ये मानते थे कि कांग्रेस में जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हुआ करता था निर्णय लेने के लिए, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, और कांग्रेस की सभी शक्तियाँ कुछ 4 से 5 लोगों के बीच में ही कंसंट्रेट होती जा रही हैं। तो एक तरह की सत्ता का विकास हो रहा है कांग्रेस के भीतर ही, पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टी के पूरे जो है स्ट्रक्चर है उसके भीतर ही। तो वो इसके खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि एक कास्टलेस, एक क्लासलेस सोसाइटी का जन्म किया जाए बिना किसी रेवोल्यूशन के ही, और उसके लिए कांग्रेस को परिवर्तन करना जरूरी है, जो कि कांग्रेस नहीं कर रही इस समय में। तो ऐसे में आचार्य जे.बी. कृपलानी भीतर से कांग्रेस को रिफॉर्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी परेशानी तब उत्पन्न हो गई जब वो 1950 में प्रेसिडेंटशिप के चुनाव, कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के चुनाव हार गए पुरुषोत्तम दास जी टंडन से। और पुरुषोत्तम दास टंडन एक तरह के राइट विंग वर्कर के तौर पर, राइट विंग लीडर के तौर पर जाने जाते थे कांग्रेस के भीतर ही। तो ऐसे में फिर आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा भी मई 1951 में कांग्रेस को छोड़ दिया गया, और उनके द्वारा भी जून 1951 में पार्टी बनाई गई। उनका कहना था कि भाई गांधीयन आइडियोलॉजी से आप विमुख हो गए। कांग्रेस पर उनके आरोप थे कि भाई गांधीवाद कहाँ गया, गांधी विचार कहाँ गए, आप तो उससे पृथक हो गए, आप तो उससे दूर हो गए, आपने गांधी विचारों को पूरी तरह विस्थापित कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस ही करके रख दिया। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट। और गांधी विचार क्या थे? प्रजा, मजदूर, किसान, प्रजा, मजदूर और किसान, इनका राज होना चाहिए था। तो कृषक, मजदूर, प्रजा, गांधी ये मानते थे कि इनका शासन, इनका राज, इनको अधिकार मिलने चाहिए, और आचार्य जे.बी. कृपलानी भी इसी दिशा में सोचते थे। तो फिर उन्होंने फाइनली कृषक, मजदूर, प्रजा पार्टी का गठन किया। इसे शॉर्ट फॉर्म में प्रजा पार्टी भी कहते हैं। तो कृषक, मजदूर, प्रजा पार्टी या फिर प्रजा पार्टी आचार्य जे.बी. कृपलानी की थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य, आपको सवाल आ सकता है। तो आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा ये फ्रंट खोला गया। अब बहुत से क्रिटिक ये कहते हैं क्योंकि आचार्य जे.बी. कृपलानी 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन से चुनाव हार गए, इसके लिए उनका एक आउटबस्ट आया कांग्रेस के विरोध में। देखिए, आउटबस्ट आने की अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन सही मायने में अगर हम बात करें तो आचार्य जे.बी. कृपलानी एक कंस्ट्रक्टिव डिसेंट थे कांग्रेस के अंदर। उन्हें डिसेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए, सिर्फ उनकी पर्सनल वेंडेटा के तौर पर, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के तौर पर, कि उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो गई क्योंकि वो चुनाव हार के कांग्रेस में उन्हें वो जगह नहीं मिल रही थी, वो पोजीशन या वो स्थान या उनका वो कद नहीं बन रहा था, बाकी नेताओं से उन्हें जेलसी थी, ईर्ष्या थी, इसलिए वो यह सब कह रहे थे। ऐसा नहीं था। यदि वो कुछ कह रहे थे तो उसमें सब्सटेंस था, क्योंकि उसका आधार ये था कि बहुत बड़े स्तर पर भारत भर के बहुत ही कद्दावर गांधीयन जो थे, गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग जो थे, वो आचार्य जे.बी. कृपलानी के साथ आकर के जुड़े थे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और वह नहीं जुड़ पाते अगर सही मायने में आचार्य जे.बी. कृपलानी के डिसेंट में कोई सब्सटेंस ना होता और कांग्रेस के खिलाफ वो मिथ्या प्रचार कर रहे होते। कांग्रेस में वह अथॉरिटेटिव कैरेक्टर नज़र आ रहा था, वह एरोगेंस नज़र आ रहा था, वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट वहाँ पर अब धीरे धीरे वैनिश हो रहा था, और कांग्रेस राइटिस्ट हो रही थी। तो कांग्रेस पर भी ये आरोप था कि भाई आप राइटिस्ट हो रहे हैं, और इसके प्रमाण कहीं कहीं पर नज़र आते भी हैं। आपने देखा होगा जब हिंदू कोड बिल की बात हुई थी तो हिंदू कोड बिल भी नहीं उस लेवल पर पास हो पाया था, क्योंकि एक कद्दावर सेक्शन था कांग्रेस के अंदर ही जो स्ट्रॉन्ग क्लासिकल हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करता था, द हाई कास्ट अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी, जिसने हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया, जिसके तहत औरतों को हिंदू समाज के अंदर संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की बात B.R. अम्बेडकर ने की थी। तो ऐसे में ये कहा गया कि भाई आप एक राइटिस्ट टेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। फिर नेशनलिज्म पर फोकस बहुत ज़्यादा हो रहा था कांग्रेस में, और स्टेट की मर्यादा, नेशनल टेरिटरी को बहुत इंपॉर्टेंट दी जा रही थी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जिसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर, इमरजेंसी पावर पर फोकस काफ़ी किया जा रहा था, सेंटर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था। यह भी एक माना जा रहा था कि इट इज़ ऑल्सो राइटिस्ट लीनिंग, आप राइटिस्ट हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, और ये करेक्ट नहीं। तो आप गांधीयन विचारों से दूर जा रहे हैं, आप राइटिस्ट टेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं, आप वेल्थ की तरफ जा रहे हैं, कंसंट्रेट हो रही है पावर पार्टी के अंदर ही, डिसीजन मेकिंग जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं रह रही है,
और लीडर एरोगेंट हो चुके हैं, अथॉरिटेटिव हो चुके हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं। ये आचार्य JB कृपलानी के आरोप थे, एक तरह का डिसेंट था और काफ़ी बड़े स्तर पर भारत भर के टॉप क्लास गांधीयन इसके समर्थन में थे। इस वजह से ये उस समय में कांग्रेस के लिए एक विचार करने योग्य कंसेप्ट था। अब आचार्य JB कृपलानी भी उस लेवल पर कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं दे पाए, क्योंकि मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पर उनकी बातें बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो वीक थे। आइडियोलॉजिकली वो ऑल इन ऑल जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही थी अब तक, उससे खुद को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि थे तो वो स्ट्रॉन्ग कांग्रेसियन और थे वो एक स्ट्रॉन्ग गांधीयन, तो वो गांधीयन कंसेप्ट और कांग्रेस की जो मूल आइडियोलॉजी थी उससे खुद को अलग नहीं कर पाए, इसलिए वो एक डिफरेंट प्रोग्राम नहीं दे पाए। ऑलवेज कन्फ्यूजन रही कि ये कांग्रेस के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं, उसी गांधीयन आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं दे पाए। वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना चाहते थे, जॉब्स देना चाहते थे, लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करना चाहते थे, एक कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने किसी सब्सटेंस से लेस प्रोग्राम प्रेजेंट नहीं किया कि भैया आप किस आधार पर अचीव करने वाले हैं। ये होगा, ये बात आपकी सत्य है, लेकिन ये किस आधार पर होगा। जब वह आधार नहीं बता पाए, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं दे पाए कि इस प्रोग्राम के तहत और इस पॉलिसी के तहत हम यह कर लेंगे, तब लोग उनके साथ जुड़ पाते, लेकिन वह ये नहीं कर पाए, क्योंकि मूल रूप से उसी गांधीयन आइडियोलॉजी और उसी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो चल रहे थे। जिस गांधीयन और जिस कांग्रेस आइडियोलॉजी पे कांग्रेस ऑलरेडी वर्क कर रही थी, तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, उनके प्रोमिसेस ज़्यादा थे, वो ज़्यादा दिखते थे रोज़ अखबारों में, वो ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, मोबिलाइज़ कर पाए। तो इस मामले में ये जो आचार्य JB कृपलानी के द्वारा प्रजा पार्टी स्थापित की गई थी, ये भी उस लेवल पर कुछ बड़ा नहीं कर पाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो वो सब हो गए जो एक तरह से हमने देखा कि राइट फ्रंट पे खड़े हैं। एक लेवल पर हिंदू महासभा, हमने देखा RSS, और फिर हमने देखा भारतीय जनसंघ। हमने देखा कि इसी स्पेक्ट्रम के सेंटर में खड़े हैं सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस से ही अलग हुई, कांग्रेस के ही खिलाफ गई। हमने देखा प्रजा पार्टी, जो भी कांग्रेस से ही अलग हुई, एक तरह का डिसेंट है। लेकिन इसी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लेफ्ट में भी कुछ लोग थे, कुछ पार्टियाँ थीं, इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब लेफ़्ट की बात करते हैं तो लेफ़्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए CPI जो है, लेफ़्ट पार्टियों में CPI पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने एक सही मायने में चुनावी नतीजे आने के बाद ये प्रमाणित हुआ कि टक्कर दी है कांग्रेस को, यदि दी है, और कोई उसे टक्कर नहीं दे पाया। CPI बहुत ही डायलेमा में थी इस समय, बहुत कन्फ्यूजन में थी। इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे की ओर जाना पड़ेगा। आज़ादी के बाद 1947 के समय 15 अगस्त की अगर मैं बात करूं, तो CPI का ये नारा था कि भाई ये आज़ादी झूठी है। आपको पता होगा कि यही CPI है जिसने हैदराबाद में, हमने जब पुलिस सेक्शन देखा था कांग्रेस का, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर हैं, उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया और फिर वो एक इंसर्जेंसी में कन्वर्ट हो चुका था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। तेलंगाना रीजन में, पूरी हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना रीजन में CPI ने बहुत अच्छी पकड़ अपनी बनाई थी, और हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने हैदराबाद का अनेक्सेशन पढ़ा था बाय पुलिस सेक्शन। फिर इसी तरह से यही कंसेप्ट आगे बढ़े और बंगाल में भी हमने देखा एक एग्रेरियन इंसर्जेंसी हुई, वो भी CPI की एक अच्छी पकड़ बनाती है बंगाल के क्षेत्रों में। फिर कलकत्ता सिटी में भी एक तरह का इंसर्जेंसी क्रिएट करने का काम किया गया। सही मायने में CPI आपको पता है कि कंफ्यूज रही 1940 से 1945-6 के दौरान। बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन था उनके बीच में। पहला एस्पेक्ट ये था कि CPI पे हमेशा से आरोप लगे कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट की जो मीटिंग्स हैं, वहाँ से आने वाले डिसीजंस, जो कि रशिया में हेल्ड होती थी मीटिंग्स, तो मॉस्को के द्वारा जो डिसीजन भेजे जाते थे इंडिया में, CPI उन नियमों को पालन करके आगे चलती थी, अपनी रणनीतियाँ बनाती थी। इसके तहत ही आपने देखा कि एक समय में जब कांग्रेस शुरुआती दौर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई 1939 में, शुरुआती दौर में कांग्रेस ये कह भी रही थी अंग्रेज़ों को कि अगर आप हमारी संविधान बनाने की और युद्ध खत्म होने के बाद भारत को आज़ादी देने की मांग यदि मान लें, और इस समय में सेंटर में एक इफेक्टिव नेशनल गवर्नमेंट हमें बनाने का मौका दे, तो हम आपको युद्ध में साथ देंगे। तो यही CPI थी जो एंटी ब्रिटिश मूव के तौर पर कांग्रेस की खिलाफत कर रही थी पूरे भारत भर में, और प्रचार कर रही थी कि कांग्रेस जो है ब्रिटिशर्स की स्टूज है, वो उन्हीं के चमचे हैं, उनके पाले हुए लोग हैं, और उन्हीं के साथ मिल करके चलना चाहते हैं। एंग्लो अमेरिकन चमचे पैदा किए हैं, नेहरू को वो यही कहते थे। लेकिन यही CPI ने एकदम से स्टैंड चेंज किया, क्योंकि कारण ये था कि शुरुआती दौर में रशिया क्योंकि सोशलिज्म को फॉलो करता था और ब्रिटिशर्स क्योंकि कैपिटलिज्म, तो उस समय में रशिया की तरफ से कमांड ये था कि भैया आपने कैपिटलिज्म की खिलाफत, इंपीरियलिज्म की खिलाफत करनी है, मतलब ब्रिटिशर्स की खिलाफत करनी है। और अगर कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है किन्हीं ग्राउंड्स पर कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं अगर हमारी ये शर्तों को मान लेते हैं, ऐसा कांग्रेस मान रही थी, तो CPI को ये निर्देश थे कि फिर आप कांग्रेस की खिलाफत करिए। लेकिन अचानक से सिचुएशन बदली। हमने देखा जून 1941 में जब जर्मनी ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में,
तो फिर रशिया अचानक से फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका की तरफ आकर के खड़ा हो गया, जर्मनी, जापान और इटली के अगेंस्ट। ऐसे में तब रशिया की तरफ से अब कमांड ये आ रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कि अब आपको भारत में जो चल रहा 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट है, जिस क्विट इंडिया मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है कांग्रेस ने अब कि हम ब्रिटिशर्स की खिलाफत करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स कुछ भी कंस्ट्रक्टिव हमें ऑफर नहीं कर रहे, ना तो सेंटर में इफेक्टिव नेशनल गवर्नमेंट दे रहे हैं, ना युद्ध खत्म होने के बाद आज़ादी देने की बात कर रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिस तरह की हम मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। तो फिर अब हम ओपन प्रोटेस्ट करेंगे। और आपने देखा कि करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया था, लेकिन सीपीआई ने इसके अगेंस्ट इसे क्रश कराने के लिए खबरें मुखबरी की, उस समय अंग्रेज़ों की, उन्हें खबरें देने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ अंडरग्राउंड वे में नेता काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर कैसे लोगों को उकसा रहे हैं। और यही सीपीआई थी जिसने 1942 के इस क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया, उसकी खिलाफत की, उसे दबाने का काम किया। तो इस समय में ये कहा जाता है कि फिर से एक डिसीजन जिसके तहत जिस ब्रिटिशर्स के खिलाफ आप 1940-41 में थे, कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे, आज आप उन्हीं ब्रिटिशर्स के फेवर में हैं और अब कांग्रेस उनकी खिलाफत कर रही है, तो अब फिर से आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, क्योंकि रशिया की पोजीशन वहाँ चेंज हुई। अचानक से फिर से देखिए 1945 का समय आ रहा है, और उसी 1945 के समय में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्टांस चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाने के बाद अब ये टसल शुरू हो गई थी। एक तरफ से ही लड़ रहे दो योद्धाओं में, एक अमेरिका और रशिया, दोनों एक तरफ से लड़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन जब वो वॉर ख़त्म हो गया तो दोनों में अब ये निर्णय नहीं हो पा रहा था शक्तिशाली कौन है, कौन सा ऑर्डर प्रिवेल करेगा, सोशलिज्म का या फिर कैपिटलिज्म का। तो ऐसे में अब अमेरिका के साथ तो ब्रिटेन था ही, नेचुरली वो उसका एक नेचुरल अलाय के तौर पर काम कर रहा था। तो रशिया की तरफ से अब कमांड है कम्युनिस्ट पार्टी को भारत में कि अब आप ब्रिटिशर्स की जड़ें यहाँ से उखाड़ने का काम करें, हम सोशलिज्म को इस तरफ फैलाएंगे, हम कम्युनिस्ट सिस्टम इस तरफ लेकर के आएंगे, और कैपिटलिज्म को यहाँ से उखाड़ना है। तो जो हमारा ब्लॉक है द सोशलिस्ट ब्लॉक, उसको भारत में स्थापित करना है, इसके लिए अब आप यहाँ से ब्रिटिशर्स को उखाड़िए। अब वही कम्युनिस्ट जो 1942 में ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के कांग्रेस को क्रश कर रहे थे, अब वही कम्युनिस्ट वापस से ब्रिटिशर्स को उखाड़ना चाहते हैं, और ब्रिटिशर्स जिन जिन राजघरानों का समर्थन कर रहे हैं उन्हें उखाड़ना चाहते हैं। इसी के तहत आपने देखा कि हैदराबाद स्टेट में एक इंसर्जेंसी क्रिएट की गई सीपीआई के द्वारा। हालांकि वो उस समय के हैदराबाद स्टेट के रूलर जो कि वहाँ पर निज़ाम एग्जिस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ वो ठीक था, और बंगाल में भी जो एग्रेरियन इंसर्जेंसी हुई वो उनके अधिकारों के लिए बात हुई वो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को वीक करने की ये कवायदें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस तरह से एक सिस्टम आपको नज़र आता है कि ऑलवेज डायलेमा में रहे। तो क्रिटिक्स अब ये कहते हैं कि जब देश को फाइनली आज़ादी मिल गई तो सीपीआई का ये मानना था, उनके ये नारे थे कि ये आज़ादी झूठी है, ये आज़ादी झूठी है, ये आज़ादी करेक्ट नहीं। उनका ये मानना था कि एंग्लो अमेरिकन स्टूज हैं जवाहरलाल नेहरू, और ये जो पार्टी है कांग्रेस, ये एलिटिस्ट पार्टी है, ये ज़मींदारों की, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेडर, मर्चेंट की, प्रोफेशनल क्लासेस की ये पार्टी है। इसमें लोअर मिडिल क्लासेस की कोई जगह नहीं है, इसमें वर्कर की जगह नहीं है, इसमें पीजेंट की जगह नहीं है, इसमें प्रजा की कोई जगह नहीं है। और सही मायने में कंट्री तब फ्री मानी जाएगी, इंडिपेंडेंस तब मानी जाएगी जब इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर में ये सारे परिवर्तन हो जाएं, जो परिवर्तन डिस्क्रिमिनेशन का आधार हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का आधार हैं, और जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होने देते। सही मायने में इंडिया में जो पावर होनी चाहिए, इंडियन स्टेट जो होना चाहिए, वो पीजेंट के, वर्कर के, लोअर मिडिल क्लास के कंट्रोल में होना चाहिए। और अब हमें इन पीजेंट, वर्कर और लोअर मिडिल क्लास के समर्थन के साथ इंडिया में एक रेवोल्यूशन करना है। और यह कहा गया कि इंडिया में जो स्टेट है वो पीपल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, जो स्टेट है, जो सत्ता है, वो पीपल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के कंट्रोल में होनी चाहिए, जैसा कभी रशिया में हुआ था, प्रोलेटेरिएट्स के द्वारा किया गया रेवोल्यूशन। इस तरह से इंडिया में भी एक रेवोल्यूशन होना है। तो ये कहा गया कि सीपीआई कन्फ्यूज्ड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। यही कारण है कि 1947 के दौर में उसने इंसर्जेंसीज क्रिएट करने की कोशिश की। बहुत से इतिहासकारों ने जानने का प्रयास किया कि भी सीपीआई ने अचानक से इंसर्जेंसीज क्रिएट करने की कोशिश क्यों की। कुछ का ये कहना है कि उस समय में कम्युनलिस्ट पॉलिटिक्स बहुत चरम पर थी, और कम्युनलिस्ट पॉलिटिक्स का कोई तोड़ सीपीआई के पास निकल नहीं रहा था। तो सीपीआई ने अपना सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट एजेंडा, सेकुलरिस्ट कार्ड प्ले किया कम्युनलिस्ट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कम्युनलिस्ट पॉलिटिक्स का फ़ायदा सीपीआई मानती है कि फ़ायदा मिल रहा था, एक तरफ मुस्लिम लीग को, एक तरफ कांग्रेस को भी मिल रहा था, और दूसरी तरफ हिंदू महासभा, आरएसएस जैसे संगठनों को भी सशक्त होने का मौका मिल रहा था। जबकि सीपीआई की कोई जगह कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि धर्म के आधार पर दंगे हो रहे थे पूरे भारत में। और दूसरे ये भी एक आधार दिया जाता है कि क्योंकि इस समय में एक्टिविटीज़ इतनी रैपिड हुई इंडिया में कि सीपीआई को जो कमांड हमेशा रशिया की तरफ से आती थी, वो कमांड उस समय में आ नहीं पाई, क्योंकि रशिया खुद कोल्ड वॉर में इस समय तक इन्वॉल्व हो चुका था। उसमें भी एक टर्बुलेंसेस थी, वो आफ्टर वॉर इफेक्ट से भी जूझ रहा था।
इस वजह से कमांड्स फ्रीक्वेंटली भारत आ भी नहीं पाई और उसी की वजह से समझ नहीं आ पा रहा था सीपीआई को कि यहाँ पर हमें क्या निर्देश देने हैं अपने काडर को और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरा ये भी कहा गया कि सीपीआई ने गलत आंकलन कर लिया भारत का, वो अति उत्साहित हो गई तेलंगाना इंसर्जेंसी के सक्सेस से और उसको लगा कि इस इंसर्जेंसी को पूरे भारत भर में भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जबकि वो करेक्ट नहीं थी। उसको ऐसा लगा कि इस समय में भारत का जो बंटवारा हो गया, इसने कांग्रेस की साख पर, उसकी छवि पर एक भारी बट्टा लगा दिया है और जनता के बीच में अब कांग्रेस अलोकप्रिय हो जाएगी, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ, बहुत बड़ा भूभाग उस तरफ गया और भारत को हिंदू स्टेट भी नहीं डिक्लेयर कर रहे, जैसा कि उस समय में एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा था कि अधिकतर जनता हिंदू स्टेट की डिमांड कर रही है, जबकि यकीनी स्तर पर यह नहीं था। लेकिन सीपीआई को ऐसा लग रहा था उस समय में कि कांग्रेस की छवि धूमिल पड़ रही है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, ऐसे में कांग्रेस को गिराने का ये मौका ठीक है और हमारी इंसर्जेंसीज भी कामयाब हुई हैं, तो क्यों ना एक मास रेवोल्यूशन हम कर देते हैं। इसलिए उन्होंने एक इंसर्जेंसी का दौर पकड़ा और एक मत ये कहता कि इस समय में कोई भी तरीका नहीं था कम्युनिस्ट पार्टी के पास, वो इस इंसर्जेंसी वाले मौके को, चाहे वो किसी भी स्केल पर सक्सेसफुल था, किसी भी स्तर पर था, वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी। उसने एक कार्ड प्ले करना चाहा कि पीपल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें हों, लेकिन वो नहीं हो पाई। ये मात्र एक इंसर्जेंसी मिलिटेंसी में कन्वर्ट होकर के रह गया और इनफैक्ट उस समय की अंतरिम सरकार यानी कि मेजॉरली कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया गया सीपीआई के ऊपर। सीपीआई को एक मिलिटेंसी फैलाने वाला, एक डिस्टर्बेंस, नेशनल इंटीग्रिटी को हार्म करने वाली बॉडी के तौर पर माना गया और उनके बहुत सारे नेताओं को अंडर डाला गया। लेकिन अब सीपीआई ने स्टांस चेंज किया, तो 1951-52 के दौरान सीपीआई स्टांस चेंज कर गई और एकाएक ये फिर मूड बना लिया गया कि ठीक है अब चुनाव लड़े जाएंगे और चुनाव के माध्यम से जीत करके आएंगे और फिर सही मायने में वो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करेंगे जो हम चाह रहे थे और एक फ्रीडम इंडिया को मिलेगी, जिस ट्रू फ्रीडम का सपना हमने देखा था। तो ऐसे में सीपीआई अब चुनाव लड़ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन सीपीआई के पास वो शक्ति नहीं है। एक तो उसके बहुत सारे नेता जेल में हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कांग्रेस इस समय में किसी भी लेवल पर उन नेताओं को छोड़ने के मूड में नहीं थी, तो कांग्रेस ने डेलिबरेटली भी उन नेताओं को जेल में रखा। ऐसा कहा जाता है कि बहुत तो ऐसे भी थे जिनके ऊपर बिना ट्रायल के ही जिनको सजाएं भी दी गई और पनिश भी कर दिया गया। फिर दूसरी, सीबीआई के पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं था, कैडर उनका भी उस लेवल पर स्ट्रांग नहीं था। सीपीआई मेनली ईस्ट और साउथर्न इंडिया में, तो ईस्ट और साउथ में ही उनका कैडर था, उनका पार्टी स्ट्रक्चर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, ऑपरेटर्स था, लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी थी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ऐसे में सीपीआई कांग्रेस के एक वायबल अल्टरनेटिव के तौर पर तो नहीं थी, लेकिन सीपीआई ने प्रयास किए। यदि सीपीआई अपनी नीतियों में क्लियर होती 1945-46 के बाद, अपने कैडर को, अपने ऑपरेटर्स को अच्छे से यूज़ कर पाती, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर पाती, लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दे पाती, तो फिर यकीनी स्तर पर हालात कुछ और होते, लेकिन वो हो नहीं पाया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कांग्रेस तेज़ी से अपने प्लान बदल चुकी थी, बहुत पहले ही 1936-37 के बाद ही उसने प्रो एग्रीकल्चर सोसाइटी यानी कि प्रो एग्रेरियन, उसने प्रो वर्कर पॉलिसीज़ पालन करनी शुरू कर दी थी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में अब ये जो चुनाव थे, ये कांग्रेस वर्सेस वीक अपोजिशन, कांग्रेस वर्सेस ग्रुप ऑफ प्रेशर, कांग्रेस वर्सेस नो आइडियोलॉजी, नो प्रोग्राम, नो पॉलिसीज़ था। इसमें एक प्रयास शरद बोस के द्वारा भी किया गया। शरद बोस, मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस के ही भाई थे और वो इस बात से कांग्रेस से नाराज़ हो गए थे कि कांग्रेस ने बंटवारे को क्यों स्वीकार किया। शरद बोस इस बात से नाराज़ हो गए, तो उनका मानना था कि भैया आपने कुछ लोगों की ही विजडम को विजडम कंसीडर कर दिया और बंटवारे को स्वीकृति दे दी, जबकि यह पूर्णतः सही नहीं है। वो कांग्रेस से अलग हो चुके थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, सोशलिस्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि भारत भर में नॉन कम्युनिस्ट जो लेफ्ट पार्टियाँ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि बॉल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया थी उस समय में, फिर वर्कर एंड पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर किसान सभाएँ थीं उस समय में, फॉरवर्ड ब्लॉक था, इसी तरह से रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया था। इन सबको एकजुट कर करके उन्होंने एक सोशलिस्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की कि एक यूनिफाइड फ्रंट में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ देश के स्तर पर कांग्रेस को, सभी के सभी लेफ्ट पार्टियों को जोड़ करके जो कि नॉन कम्युनिस्ट हैं उनको जोड़ करके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि उसके कई कारण थे। पहला प्रमुख कारण ये था कि इन सभी लेफ्ट पार्टियों के बनने का कारण ही क्या हुआ होगा, जब हैं सारी की सारी लेफ्ट हैं लेकिन फिर भी अलग अलग पार्टियां, कारण कि उनकी आइडियोलॉजीज़ में अंतर होंगे और दूसरा उनके नेताओं में भेद होंगे। तो वो जो पर्सनल राइवलरीज थी, जो पर्सनल डिफरेंसेस थे उनके, वो नहीं ख़त्म कर पाए जो शरद बोस हैं, और दूसरा जो उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो भी उन्हें ख़त्म नहीं कर पाए। इसकी वजह से वो वीक रही, यूनिटी ही नहीं रह पाई, यूनिफाइड ही नहीं रह पाई, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नहीं दे पाई। और इसके बिल्कुल विपरीत जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव में
कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा। वह जनता के बीच गए, उन्होंने जम करके 25,000 मील प्रचार किया, हर गली हर नुक्कड़ में उनकी जनसभाएं हुई, अखबारों के फ्रंट पेज पर वो छपे हैं।